पीडीएफ एमएस बायोलॉजी। आई होप कि आप लोगों ने सीजीपीटी प्रीवियस एग्जाम्स का अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और सेंटर भी आप लोगों ने एलोकेट कर लिया होगा कि कहाँ पे आपका सेंटर है। उसके हिसाब से आप लोगों ने अपने आने जाने का अरेंजमेंट भी कर लिया होगा। अब राइट नाउ आपके पास अब टाइम से ज़्यादा बचे नहीं हैं, 21 को ही आपका एग्ज़ाम्स है। सो अब तक आप लोगों ने जो भी स्टडी की है और होपफुली कि अच्छे से ही स्टडी आप लोगों ने किया हुआ होगा, और ये अब टाइम है आपको अपने भी जो भी कंटेंट आपने कहीं से भी प्रोक्योर किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, उसको बहुत जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज करने के लिए एज वेल एज प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। सो उसी सीक्वेंस में एमएस बायोलॉजी की तरफ से मैं महेंद्र कुमार आपको आपकी इस प्रिपरेशंस में थोड़ी सी हेल्प करने के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आईपीआर एंड वीआईपीओ को लेकर के है। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग के लिए है, और स्क्रीनिंग का मतलब ये हुआ कि इसके जो मार्क्स आपके आप क्वालिफाई करोगे, आप स्कोर करोगे, ये आपके सिलेक्शंस में काउंटिंग नहीं होगी। सो जस्ट फॉर स्क्रीनिंग। और 20 टाइम मोर स्टूडेंट्स कॉल किए जाएंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, मींस रिटन एग्जामिनेशंस के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 150 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स होगा और उसमें आपके अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं। जो सेक्शंस आपको लगता है, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, लाइक एस आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका मैथमेटिकल पोर्शन ऑब्वियस सी बात है वीक होगा, और आप इस एग्जाम के प्रेशर में 10 दिन में पढ़ करके मैथमेटिक्स आप नहीं सीख पाएंगे। सो उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट आप मत कीजिए जो चीज़ आपके बैकग्राउंड का नहीं है, जिसके लिए आप फिट साबित नहीं होते, राइट। आपको 150 में से 30% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और 30% से ऊपर आपको क्या करना है, स्कोर करना है। 20 टाइम्स मोर कैंडिडेट क्या किए जाएंगे, कॉल किए जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप मैथमेटिक्स का जो 30 मार्क्स है उसको अगर आप हटा भी देते हैं तब पर भी आपके पास 120 मार्क्स बचते हैं। उन 120 मार्क्स को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और जहाँ कहीं से मटेरियल आपने यूज़ किया हुआ है उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कीजिए, राइट। सो अपना टाइम आप उस पे दीजिए जहाँ से आपको आउटपुट मिलने के चांसेस हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ स्क्रीनिंग है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के लिए स्क्रीन आउट किया जाएगा, इसका कोई भी वेटेज नहीं है मेंस एग्ज़ाम्स के मेरिट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेशन, और इसमें हम लोग बात करेंगे आईपीआर और वीआईपीओ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, राइट। और आप कहीं से भी और भी क्वेश्चंस आपको मिलता है तब उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके। सो पहला ही जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑफिस ऑफ अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। कभी कभी आपसे सीजीपीटीएम ऐसे ये देकर के आपको शॉर्ट फॉर्म दे करके इनका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि इनका फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको जानते रहिए। कंट्रोलर जनरल ऑफ अ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये आपका सीजीपीटीएम का फुल फॉर्म है। पूछ रहा है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेट है, कौन सी जगह पे। ऑप्शन में दे रखा है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। और ये नाम आपको ऐसे देख के लगेंगे क्योंकि इनका आपका जो ऑफिस है ये सारे जगह पे है, राइट। लेकिन हेडक्वार्टर की अगर जब बात आएगी तो वहां पर आपके लिए ऑप्शन क्या रहेगा, मुंबई। सो सीजीपीडीटीएम का जो हेडक्वार्टर है उसका जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, कहाँ पे है, मुंबई में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इज लोकेटेड एट। ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्री है, मींस ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन कराने की जो ऑफिस है वो रजिस्ट्री कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछ रहा है आपसे। सो चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद एंड ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली 4 जगह पे लोकेटेड है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है, और अहमदाबाद में भी है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए 4 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सो जिस एग्जाम्स को लेकर के वैकेंसी आई हुई है उस एग्जाम के बारे में ही आपसे इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, जाना जा रहा है कि हाँ आप उसको लेकर कितना अवेयर हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सीजीपीटीएम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू वैकेंसी निकाली गई है जनरल ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन की। तो आप उनकी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाइए, उनका मेमोरेंडम देखिए कि कितना उनका क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से अब तक के सीईओ हो चुके हैं, पहले कौन थे, आखिरी कौन है, करेंटली अभी कौन चल रहा है। उनके जो भी गवर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके उनका प्रोफाइल भी आप पढ़िए। नहीं पता कि आपसे सवाल कहाँ से पूछा सकता है, राइट। सो बीआईपीओ एंड आईपीआर को अगर आपने वहाँ पे 15 नंबर दे रखा है उसमें, तो उस 15 नंबर में से 1-2 क्वेश्चन उनको ऑफिस को लेकर के होगा। अगला सवाल है आपके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट एक्ट। आपको मालूम है कि कई सारे एक्ट के थ्रू ही ये सारा काम कराया जाता है। कॉपीराइट एक्ट होती है, पेटेंट एक्ट होता है, इंटेलेक्चुअल एक्ट होती है, राइट। तो ऐसे ही पूछ रहा है पेटेंट का जो एक्ट है वो
उसका मेन पर्पस क्या है, क्या कहता है पेटेंट एक्ट? टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टू प्रमोट इंडिविजुअल स्किल्स, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है वो सही है, दैट इज टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो पेटेंट एक्ट है वो इस बात को प्रमोट करता है कि आप कोई नया नया चीज इनोवेट कीजिए, नई नई चीजों के बारे में आप आइडिया दीजिए, और इसके मतलब अपना अपना विचार दीजिए, और उसमें जो टेक्निकल जो एडवांसमेंट है उसको क्या कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। इस चीज़ को आपका पेटेंट जो एक्ट रहता है वो क्या करता है, प्रमोट करता है, और इसका यही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉपीराइट एक्ट इज, कॉपीराइट एक्ट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, पर्पज है? टू प्रमोट क्रिएटिविटी, टू प्रमोट क्रिएटिविटी and disseminations of knowledge, and to promote individual intellectual, और to promote management ability। इन चारों में से क्या है जो कि कॉपीराइट एक्ट का मेन एजेंडा है या मेन पर्पज है? सो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या है आपका सही आंसर है, दैट इज टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। राइट, क्रिएटिविटी को और नॉलेज के अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल को यूटिलाइज करके कुछ नई नई चीज़ों को बनाने की चीज़ों को क्या करता है, कॉपीराइट एक्ट जो है वो प्रमोट करता है। ओके, अगला सवाल है, वंस अ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड इट रिमेन्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ। अगर किसी ट्रेडमार्क रजिस्टर ऑफिस में अगर आप कोई चीज़ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसका जो भी प्रोसीजर्स होता है उसको आप फॉलो अप में लेते हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, और एक बार अगर आपका रजिस्ट्री हो जाती है, आपने कोई चीज़ रजिस्टर्ड करा ली, अपना ट्रेडमार्क, कोई लोगो या कुछ भी चीज़, तो वो कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है ये आपसे पूछ रहा है। राइट, तो यहाँ पे दे रखा है 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा, दैट इज द 10 ईयर्स। ट्रेडमार्क जो होता है वो आपका 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, फिर इसका उसके बाद आपको क्या होता है, रेन्यूअल कराना पड़ता है। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडमार्क इंक्लूड, ट्रेडमार्क में क्या क्या चीज़ आता है या ट्रेडमार्क है क्या एक्चुअली? ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है, स्लोगन्स हैं, ऑल ऑफ दीज है। सो ट्रेडमार्क बेसिकली ब्रांड नेम हो सकता है, आपका ट्रेड नेम हो सकता है, आपका लोगो हो सकता है, आपका स्लोगन हो सकता है, इवन आपकी स्पेसिफिक कोई वॉइस जो भी रिकॉर्ड किया जाए, कॉम्बिनेशंस हो वो भी हो सकती है, या फिर कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अगर आपने मिला करके अपनी कोई एक आइडेंटिटी बनाई है तो वो भी आपका हो सकता है। तो ट्रेडमार्क का मतलब कि एक इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी जिस जो कि किसी दूसरे से मैचअप ना करती हो, आपकी अपनी खुद की हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। तो ये इसके लिए क्वेश्चन आपका जो होगा वो ऑल ऑफ दीज जो है वो सही हो जाएगा। ओके, कॉपीराइट इंक्लूड्स, कॉपीराइट जो है वो क्या क्या चीज़ों का कॉपीराइट्स आप करा सकते हैं, और कॉपीराइट्स के अंदर में कौन कौन से चीज़ आते हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। सॉन्ग्स आता है, स्क्रिप्ट आता है, सिनेमेटोग्राफी फिल्म आती है, ऑल ऑफ दी जाता है। सो ऑब्वियसली इसके लिए भी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। सॉन्ग्स भी आते हैं, स्क्रिप्ट भी आता है, सिनेमेटोग्राफी आती है, कोई आपका कोई आपकी डिस्कवरी है वो आता है, कोई आपका ऐसे राइटिंग स्क्रिप्ट है, मतलब आपने कोई चीज़ लिखा हुआ है वो भी आपकी कॉपीराइट में आती है, आप कॉपीराइट करा लेते हैं तो आप उसके ऑनर हो जाते हैं, और आपके बगैर परमिशन के कोई उसको ले नहीं सकता है। लाइक है जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पीएचडी भी कर रहे हो, और उनको साइटेशन करना पड़ता है पेपर में, तो उनका कॉपीराइट है कि अगर आपने किसी के कंटेंट को अपने कंटेंट में ऐड करना चाहा तो आप उनको उनसे परमिशन लेते हैं, या फिर उनको आप साइट देते हैं कि हाँ भाई हमने आपकी चीज़ों को यहाँ पे रेफरेंस किया हुआ है। ओके, सो ये ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। वैलिडिटी ऑफ द कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन इज, अगर आपने कोई भी आर्टिकल का, कोई भी सॉन्ग का, कोई भी स्क्रिप्ट का, किसी चीज़ का अगर आपने कॉपीराइट करा लिया है तो उसकी वैलिडिटी कितने साल तक होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। 60 ईयर्स, लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स या 25 ईयर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया जाता है कि कॉपीराइट की जो रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार अगर आपने कॉपीराइट करा लिया तो ऑल लाइफ टाइम, मतलब आपकी इंटायर लाइफ तक चलेगी वो, और आपके मर जाने के बाद भी 60 ईयर्स तक के लिए वैलिडिटी उसको दी जाती है, और उसके बाद फिर दूसरा कोई उसको कॉपीराइट का ऑनरशिप ले सकता है। सो लाइफ टाइम मीन्स आपके डेथ होने के 60 ईयर्स तक भी, 60 ईयर बाद तक भी वो वैलिडिटी रहती है, दैट इज वाई लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स का ऑप्शन क्या होगा, वो सही हो जाएगा। वंस ग्रांटेड अ पेटेंट प्रोवाइड वैलिडिटी फॉर अ पीरियड ऑफ, अगर एक बार अगर आपने कोई भी चीज़ पेटेंट करा लिया है और आप उसके ऑनर हो चुके हैं, और तो उसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक के लिए रहेगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 10 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स या 50 ईयर्स। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, बहुत आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको आंसर करके आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसके लिए ऑप्शन क्या सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे सर्कल बना दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन आप लोग देंगे हमको कि हाँ इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। एक बार अगर आपने कोई पेटेंट को ग्रांट करा दिया है तो उसकी वैलिडिटी कितना होना चाहिए। आपके इस आंसर का जवाब का इंतजार रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज इज, जो आईपीआर के आईपी के जो लॉज हैं उनका क्या काम है? टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ क्रिएटर्स, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ क्रिएटर्स एंड इन्वेंटर, और ओनली ए नन ऑफ दीज।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली का जो लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो भी कोई भी क्रिएटर्स है, जो भी कोई इनोवेटर है, मतलब जो भी कोई किसी किसी नई चीज़ को, यूनिक चीज़ को जो क्रिएट कर रहा है, जो आइडियाज़ दे रहा है, जो इन्वेंट कर रहा है या जो डेवलप कर रहा है, उसको उसके राइट को क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और वो लीगल तरीके से ही कोई यूज़ कर सके, इलीगल चीज़ें ना हो, राइट? जैसे कोई फ़ोर्जरी ना कर सके। जैसे सपोज़ अगर मैंने कोई चीज़ डेवलप किया हुआ है, तो बगैर मेरे परमिशंस के वो दूसरा कोई उसको यूज़ ना कर सके, इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज़। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स। तो इनोवेटर्स का और क्रिएटर्स की जो राइट है उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, दैट इज़ द ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आप प्री एग्जाम्स के बाद अगर आप मेंस एग्जाम्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, दैट इज़ एमएस बायोलॉजी से। और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, एज वेल एज कोर्स भी है इसका। आप एमएस बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा। आप सारे लेक्चर्स ऑल ओवर कवर किए जा चुके हैं। जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होगा, फिर से ऑनलाइन क्लासेस आपकी जो होंगी वो रिज्यूम हो जाएंगी। और जो लोग नया जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं, जो लोग पुराने कैंडिडेट हैं वो लोग, उनको चलेगा ही चलेगा। तो आप अगर मेंस क्लासेस के लिए बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से, तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं या हमसे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपल है, आप एमएस बायोलॉजी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद की चीज़ें प्रोसेस आपको उस पे आपके नंबर पे समझाई जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।